सर यदि आपकी अनुमति हो तो शुरू करें आप। जी प्लीज गो अहेड, मोस्ट वेलकम। जी सर, अभी हमारे कुछ साथी जुड़ रहे हैं, वो भी जुड़ जाएंगे तब तक। सर शॉर्ट टर्म कोर्स के 5वें दिन के दूसरे सेशन में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है सर। ओके। हाँ, हम आज हमारे बीच प्रोफेसर AR किदवई जी मौजूद हैं। सर के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सर ने मुझसे स्ट्रिक्टली ये बात को मना कर दिया है कि आप मेरा इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, सिर्फ आपको 3 लाइन ही बोलनी है मेरे बारे में। सर ये आपका बड़प्पन है। मैं तो आपकी कल जब आपने मुझे मैसेज भेजा, मैं तो उसको सुन के ही मैं अपने शब्दों का बयान नहीं कर सकती जो आपके प्रति मेरे मन में जो भाव उठे सर। क्योंकि सर आजकल वर्तमान समय में ऐसा होना संभव कहाँ है, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी तारीफ हो, लेकिन सर आपने जो ये बात कही मैं तो उसको सुन के बस मैं बता रही हूँ सर, मैं अपने शब्दों का बयान नहीं कर सकती सर। जो आपने कहा सर ने बस 3 बार बातें बोलने के लिए बताई, मैं वो 3 ही लाइनें बोलूंगी सर के बारे में। सर फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं UGC HRDC के, जो वर्तमान समय में MMTTC मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग कोर्स AMU है। सर आप अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थी हैं और प्रोफेसर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। इसके साथ ही आप स्कूल ऑफ इंग्लिश यूनिवर्सिटी ऑफ यूपी में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। सर आपने 2 PhD करी हैं, जिसमें एक PhD आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और दूसरी आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ लेसेस्टर इंग्लैंड से है। इसके बारे में सर ने कहने को बहुत कुछ है, लेकिन सर ने कहने को मना कर दिया कुछ भी, इसलिए सर मैं क्या कहूँ, बस कुछ कह नहीं सकती सर। लेकिन फिर भी सर मैं 2 लाइनें जरूर आपके बारे में कहना चाहती हूँ सर। आपका सर आज का टॉपिक है एकेडमिक लीडरशिप। परिचय की आवश्यकता नहीं है, विनम्रता ही आपका असली परिचय है। लेकिन सर मेरा मन नहीं मान रहा, मैं 2 बातें आपके लिए जरूर कहना चाहती हूँ, यदि आपकी अनुमति हो सर तो। जी जी। ज्ञान के सागर जिनमें समाये, ज्ञान के सागर जिनमें समाये, विनय से जिनका व्यक्तित्व सजाए, परिचय की जिनको आवश्यकता नहीं, परिचय की जिनको आवश्यकता नहीं, हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, वेलकम सर। हमारे शॉर्ट टर्म कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर स्नेही लता। थैंक यू सर, बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता है, आपसे फिर भेंट हो गई। और ज्यादातर कोर्स पार्टिसिपेंट चूंकि इसी वेस्टर्न यूपी के रीजन के हैं, तो most of them have already visited Aligarh, and I can see from their messages that they know the UGC HRDC Aligarh Muslim University, and they also know me. Okay, so my dear young fellow teachers, और अभी आपको कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर लता ने बताया कि एकेडमिक लीडरशिप के बारे में कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। ये क्या टॉपिक है, इसकी मीनिंग क्या है, इसका अर्थ हमारे आपके लिए क्या है। उससे पहले एक जरूरी बात आप समझ लें, आगे भी आपके काम आएगी। देखिए, ये आपने एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम ज्वाइन किया है। नेचुरली क्वेश्चन है कि व्हाट इज ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो इंग्लिश भाषा में ओरिएंट कहते हैं एक डायरेक्शन को, जिसको हम ईस्टर्न डायरेक्शन कहते हैं, पूर्वी दिशा जो ज्योग्राफी की ये टर्म है। और इसका काउंटर अपोजिट या काउंटर पॉइंट जो है वो है ऑक्सीडेंट, OCCIDENT। इसका मतलब होता है वेस्ट, पश्चिमी दिशा। तो दुनिया को 2 स्फीयर्स में बांटा गया है, एक ओरिएंट जिधर से सूरज निकलता है, और दूसरी ऑक्सीडेंट जहां सूरज छिपता है। नेचुरली ज्योग्राफी से हमें कुछ लेना देना नहीं है। जो इम्पोर्टेंट बात है डॉक्टर लता, वो ये है कि जब भी आप कोई ओरिएंटेशन कोर्स ऑर्गेनाइज करते हैं या ज्वाइन करते हैं, इसका मतलब होता है एक दिशा में चलना।
कुछ टारगेट्स हैं उनको हासिल करना, एक पर्पस है, एक ऑब्जेक्टिव है, उसकी तरफ बढ़ना, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम का हमेशा पर्पस होता है। इसीलिए आपसे कहा जाता है, आपके लिए इंतजाम किया जाता है कि आप ओरिएंटेशन कोर्स को ज्वाइन करें, और ये ओरिएंटेशन कोर्स किसी न किसी टॉपिक पे होता है, किसी ऑब्जेक्ट पे होता है। यहाँ जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बात करने के लिए, इसको समझने के लिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसका टीचर्स के लिए क्या संदेश है, इसके लिए हम इस प्रोग्राम में जमा हुए हैं। 5 दिन से इस पे बातचीत चल रही है, मैं भी इसमें थोड़ा सा अपना योगदान दूंगा। तो देखिए, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये पॉलिसी के बारे में, पॉलिसी का मतलब ये होता है कि आज और कल दोनों के बारे में सोचना और मार्गदर्शक होना। पॉलिसी मार्गदर्शक होता है। तो बड़ी मेहनत से ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सामने आई। जब मैं मेहनत का कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि इसमें बड़ी प्लानिंग हुई है, बहुत चर्चा हुई है, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपना अपना योगदान दिया है। इससे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की है, फिर बीच में 1990 में भी इसमें कुछ थोड़े मॉडिफिकेशन हुए, लेकिन प्रैक्टिकली ये 1986 के समझिए 40 साल बाद, 35 साल बाद ये इस तरह की डॉक्यूमेंट एक देश के सामने आई। जो अभी मैं दिशा की बात कर रहा था, जो देश की शिक्षा का जो संस्था, जो निजाम है, जो सिस्टम है, उसको एक नई दिशा दी। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है? ध्यान से सुनिएगा, ये नेशन बिल्डिंग का रास्ता है। नेशन बिल्डिंग, अपने देश को हम कैसे आगे बढ़ाएं, इसको हम कैसे विकसित बनाएं, इससे हम ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन से, शिक्षा का जो ये निजाम है, उससे कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, उसके बारे में ये पॉलिसी है। तो इस पॉलिसी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का यूनिट 3, इसके बारे में मैं बात करूंगा। यूनिट 3 का टाइटल ही, डॉक्टर लता, उसका टाइटल है एकेडमिक लीडरशिप। तो बहुत ही हर्ष की बात है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूजीसी ने, सब ने मिलकर आपको एक टाइटल दिया है। क्या टाइटल दिया है? एकेडमिक लीडर का। देखिए, आप टीचर्स हैं सब, आपका डेजिग्नेशन असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है, एसोसिएट प्रोफेसर हो सकता है, कल आप प्रोफेसर भी होंगे। ये टेक्निकल डेजिग्नेशन। आपका जो असल रोल है, जो आपका कर्तव्य है, जो आपका टाइटल है, वो है एकेडमिक लीडर। आपका विषय कोई भी हो, आप चाहे कॉलेज में हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, सब में एक कॉमन बात है, वो है कि आप सब के सब, मेरे सामने इतने जो लोग बैठे हैं जिसके मैं स्क्रीन पे देख सकता हूँ, और पूरे देश में
जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हमारे टीचर्स हैं कॉलेज में, पीजी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, वो सब के सब एकेडमिक लीडर्स। तो अब ये बात आई सामने कि एकेडमिक लीडर कौन होता है, क्या होता है, उसके क्या गुण होते हैं, क्या बात उसको, डॉक्टर रश्मि आप कैसे एकेडमिक लीडर बन सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। बताएं डॉक्टर सरिता, समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है? क्लियर सर। ओके, तो यस सर, अब हम आगे बढ़ेंगे और इस पे चर्चा करेंगे कि एकेडमिक लीडर कौन होता है, क्या होता है, उसको क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है, इस पर बातचीत होगी। देखिए, जो भी टीचर होता है उसके पास एकेडमिक डिग्रीज होती हैं, पब्लिकेशंस होती हैं, सेमिनार्स में प्रेजेंटेशन करता है, साइंस सब्जेक्ट्स अगर है तो पेटेंट्स होते हैं। तो ये तो बहुत ही डिस्टिंक्शंस है, लेकिन बहुत ही कॉमन बात। हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री का, यूजीसी का सपना है कि आप सब एकेडमिक लीडर्स बने। एकेडमिक लीडर बने तो उसमें उसके लिए क्या चाहिए? अभी बात हो रही थी गुण की, क्या गुण आप में होना चाहिए? ये तो क्वालिफिकेशन है, पीएचडी या बुक्स या पब्लिकेशन, ये तो उन्होंने कहा, ये तो एक तरह की क्वालिफिकेशंस है और जॉब एडवर्टीजमेंट में उसका जिक्र होता है। यहाँ बात हो रही है सोच की, यहाँ बात हो रही है माइंडसेट की, यहाँ बात हो रही है एटीट्यूड की, यहाँ बात हो रही है कि आपको कैसा होना चाहिए। इसका ये अर्थ है एकेडमिक लीडर। तो मैं एक एक करके 5 बातें आपको बताऊंगा, ये एकेडमिक लीडर में 5 गुण होना चाहिए। डॉक्टर लता, सबसे पहला गुण जो है, जो एसेंशियल, जिसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, मैथमेटिक्स हो, म्यूजिक हो, हिंदी हो, साइंस सब्जेक्ट हो, कोई फर्क नहीं। आप सब जो 117 टीचर्स यहाँ एनरोल हैं, सब में एक क्वालिटी होना चाहिए, एक एबिलिटी होना चाहिए। वो क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या है? नोट कर लें, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप एकेडमिक लीडर नहीं हो सकते, आप सक्सेसफुल टीचर नहीं हो सकते। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप सब जो है 15 साल 20 साल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में रहे, और ऑन द एवरेज आप सबको जो है तकरीबन लगभग 100 गुरु मिले होंगे, मेल भी फीमेल भी। आपको नाम कितने याद हैं? 4 5, ज्यादा से ज्यादा 10। वो लोग क्यों याद हैं आपको? वो गुरु आपको क्यों अब भी याद है? 20 साल पहले आपको पढ़ाया था उन्होंने, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, चाहे यूनिवर्सिटी में। क्या बात है कि वो
गुरु थे। वो जो बताते थे वो समझ में आ जाता था। मन को छू लेता था। किताब जब भी पढ़ते थे आप, नोट्स जब भी लेते थे, लेकिन उनका बताने का अंदाज ऐसा था कि उसमें दिल लगता था। उनकी क्लास कभी मिस करने का आप सोचते भी नहीं थे। अब बीमार पड़ गए या बाहर चले गए तब बात दूसरी है, वरना आपको इंतजार रहता था कि शर्मा जी की क्लास है, आज देखो वो क्या बता। मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं जैसे यहाँ हिंदुस्तान में मिडिल क्लास में माइंडसेट है, हर एक अपने बेटे बेटी को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता है। मेरे पेरेंट्स भी थे, उनकी इच्छा थी डॉक्टर बनूं। मैं साइंस का स्टूडेंट था, मेडिकल में नहीं हुआ सिलेक्शन मेरा। खैर मैंने बीएससी किया, बीएससी केमिस्ट्री से किया। अब आप सुने, 1975 की बात बता रहा हूँ, आज 50 साल हो गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री मेरा मेन सब्जेक्ट था और बॉटनी जूलॉजी सब्सिडियरी सब्जेक्ट थे। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में फोर्थ सेमेस्टर में एक नया पेपर था, वो फिजिकल केमिस्ट्री। प्रोफेसर हरि नंदन तिवारी हमारे टीचर, उन्होंने लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डॉक्टर प्रीति, ऐसे पढ़ाया। आज 50 साल हो गए, आज भी मेरी नजरों के सामने है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, जो केमिस्ट्री के या साइंस सब्जेक्ट के टीचर्स हैं वो समझ जाएंगे फौरन। जबकि बात यह है, फैक्ट ये है कि 1975 में मैंने बीएससी कर लिया। उसके बाद मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट आ गया और फिर अभी जैसे बताया अलीगढ़ में पीएचडी किया, इंग्लैंड से पीएचडी किया। कभी 1975 के बाद भूल के भी मैंने केमिस्ट्री छुई नहीं। मगर आज भी आप मुझसे कहें तो मैं आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ न कुछ बता दूं। ये कैसे, ये तिवारी जी का पढ़ाने का अंदाज था, समझाने का तरीका था। ये क्वालिटी जो है ये कैसे आती है, इसके लिए अब टर्म इस्तेमाल होती है प्रेजेंटेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। लेकिन है यही बात, गुरु वही होता है जो चेले का दिल जीत ले। और ये दिल कैसे जीतता है, जब वो उसको कुछ दक्षिणा देता है, जब कुछ उसको देता है। तो वही बात जो है, आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे, सब्जेक्ट कोई भी हो और लैंग्वेज कोई भी हो, इसका ये नहीं है कि इंग्लिश से कोई मतलब है या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मतलब है। आप किसी भी सब्जेक्ट की टीचर हो, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुने। वो ये कि आप अपना कम्युनिकेशन स्किल पर, आपको जरूर है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल जरूर है, लेकिन उस पे कमांड हासिल करें, उसको इम्प्रूव करें, उसको बेहतर बनाएं। अगर आप ऐसा कर लेती हैं, यू वुड बी ए सक्सेसफुल टीचर, यू वुड बी एन एकेडमिक लीडर। आपका स्टूडेंट अगले 20, 30, 40, 50 साल में आपको भूलेगा नहीं, हमेशा ही कहेगा डॉक्टर रश्मि जो थी वो क्या टीचर थी, डॉक्टर सरिता उनका क्या कहना था। ये वो आपके
अकेडमी, आप हार्वर्ड की पीएचडी है, उसको उससे कोई मतलब नहीं। आप बहुत ही वेल ड्रेस्ड है, उसको उससे कोई मतलब नहीं। आप कौन सी कार में बैठ के आती हैं, 4x4 में आती हैं या स्कूटी पे आती हैं, या हद ये कि आप टिड्री पे आती हैं, इससे उसका कुछ लेना देना। वो तो ये देख रहा है कि उसको आपसे मिल क्या रहा है और कैसे आप उसको कुछ दे सकते हैं। ये सब्जेक्ट नॉलेज तो खैर जरूरी है। जब सब्जेक्ट ही आपको नहीं पता है तो आप उसको बताएंगे क्या, लेकिन बताने का तरीका जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, कुछ भी बोलने से, एक बात और बता दूं मैं पहले, जब हम कम्युनिकेशन कहते हैं तो इसमें स्पीच भी है और राइटिंग भी है। सिर्फ स्पीच या बातचीत, इसको कम्युनिकेशन नहीं कहते। कम्युनिकेशन में राइटिंग भी आ जाती है। कम्युनिकेशन जो वर्ड है इंग्लिश का, वो COM है। अंग्रेजी में जितने भी शब्द जिसमें CO होता है या COM होता है, कोलैबोरेट, कम्युनिकेट, कोऑपरेट, उसमें हमेशा उसका अर्थ होता है टुगेदर, मोर देन वन पर्सन। ये बात तो सबसे पहले समझ लें। कम्युनिकेशन दूसरे के लिए, सामने वाले के लिए कर आप रहे हैं, लेकिन उसका टारगेट जो है, उसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरे पे पड़ रहा है। तो सामने वाला कौन है, इसको ध्यान में रखें। तो कम्युनिकेशन जो है, मैंने आपको बताया, बातचीत पे भी होता है। जब आप पेपर लिख रही हैं सेमिनार के लिए, नोटिस लिख रही हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, या एक आर्टिकल लिख रही हैं किसी किताब के लिए, या जब आप किताब लिख रही हैं, तो चाहे रिटन फॉर्म में हो चाहे स्पोकन फॉर्म में, you have to think always about the other person. इसीलिए डॉक्टर लता, हमारे बड़े बूढ़े जो थे पूर्वज, वो क्या कहते थे, बोलने से पहले तौलो, सोच समझ लो। शब्द कैसे होते हैं? शब्द समझिए तीर की तरह होते हैं। जैसे जबान से निकला हुआ शब्द और कमान से निकला हुआ तीर एक बार निकल गया, फिर उस पे आपका कंट्रोल नहीं है। वो सामने वाले के जाके लगता जरूर है। कोशिश करें कि वो तीर ना हो जिससे वो जख्मी हो, जिससे उसे तकलीफ हो, जो उसको बुरा लगे। इम्पोर्टेंट बात ये है, प्लीज सबसे पहला पॉइंट तो ये नोट कर लें कि कब बोलने से पहले या लिखने से पहले आप सिचुएशन पर गौर कर लें। लाइफ इज फुल ऑफ सिचुएशंस, सीन्स, सेटिंग्स। अभी देखिए 25 अगस्त, 5 बज रहा है। आप एक ऑनलाइन प्रोग्राम में एक पर्टिकुलर सिचुएशन में है, यू आर इंटरैक्टिंग विद अ रिसोर्स पर्सन। 3 घंटे बाद 8 बजे देयर विल बी a totally different situation. Dr. Rashmi will remain the same, but she will have a different situation.
She may be in her home with her family, or she may be attending a birthday party of her neighbors, or she may be going to her parents' house and she will be at the railway station or a bus station. Life is full of situations, hundreds of situations. जैसी सिचुएशन हो वैसा शब्द प्रयोग करें। कहीं पे आप कहते हैं, कहीं पे तुम कहते हैं, कहीं पे तू कहते हैं। जिससे आप कहना है उसको तू कह दिया तो बात बिगड़ गई। तू वाले को आप कह दिया तो पहले तो उसकी समझ ही में ना आएगी, और आएगी भी तो वो उसका रिस्पॉन्स सही नहीं। सामने वाला आपका कौन है उसको परख लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। देखने का मतलब आंख से देखना नहीं है, माइंड की आंख से देखना है ये कौन है। अब आप अपने एचओडी से जिस तरह से बात कर रही हैं उस तरह से अपने 10 साल के बेटे बेटी से बात नहीं करें। बेटे बेटी से जैसे बात करेंगे वो टैक्सी ड्राइवर जो है उबर और ओला का, उससे उस तरह से बात नहीं करेंगे। मोबाइल पे जिस तरह से बात करेंगे और सेमिनार में जिस तरह से बात करेंगे दोनों में बड़ा अंतर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये देख लीजिए कि आप कहाँ पर है, इसको याद रखिए। वेयर आर यू। अब ये वेयर में ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सोशली आप कहाँ पर हैं। अभी बता रहा था मैं, अपने घर में है, पब्लिक प्लेस पे हैं, वर्क प्लेस पे हैं। इससे आपका कम्युनिकेशन बदल जाएगा। कहीं पर व्यवहार आपको एक तरह से करना है, कहीं पे दूसरी तरह से करना है, कहीं पे तीसरी तरह से। अगर आप इसका ध्यान नहीं देंगे तो एम्बैरेसमेंट होगा। आपको हो सकता है परेशान होना, दुखी होना पड़े। तो पहली बात तो ये है, फेयर पे पर ध्यान दें। दूसरी बात ये हु, अभी जो मैं कह रहा था, आपके सामने कौन है, डॉक्टर रुचि किससे बात कर रही है, कौन है वो। अब कौन में ये नहीं है कि उसकी हाइट क्या है, कैसे कपड़े पहने हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। इम्पोर्टेंट बात ये है आपकी उससे रिलेशनशिप क्या है। आपके बराबर वाला है, आपका सुपीरियर है, आपका सबऑर्डिनेट है, आपके साथ वाला है। जैसा आपका उससे संबंध है वैसे ही उससे बात करें। अपने स्पाउस से जैसे आप बात करेंगे वो कोई दूसरे आदमी से, राह चलते आदमी से बात नहीं करें। ये ध्यान रखना बहुत अनिवार्य। ये ध्यान अगर आपने रख लिया तो यू विल बी ए सक्सेसफुल पर्सन। वेयर आर यू, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, हु आर यू कम्युनिकेटिंग विद। डॉक्टर सरिता, अभी देखिए मैं आपसे बता रहा था, डेली बिल्कुल जिस तरह से सूरज निकलता है उसी तरह से ये भी लॉ ऑफ नेचर है कि यू एज ए ह्यूमन बीइंग यू हैव टू कम्युनिकेट एंड कम्युनिकेट विद ए
नंबर ऑफ पर्सन्स, और नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे हैं, उनमें वैरायटी है। कोई आपका बड़ा है, कोई छोटा है, कोई साथ वाला है, कोई बिल्कुल ही स्ट्रेंजर है, कोई बड़ा पुराना मित्र है, और सबसे सबसे अलग अलग आपको कम्युनिकेट करना। यही पर्सनालिटी होती है। एक ही लाठी से आपने सबको हाँक दिया तो लोग तो फिर आपसे नाराज होंगे, आपको सनकी समझेंगे, एबनॉर्मल समझेंगे ये। और खास तौर से स्टूडेंट तो बड़ा सेंसिटिव होता है। उसके अंदर स्टूडेंट में कोई और क्वालिटी हो या ना हो, जजमेंट की क्वालिटी बड़ी जबरदस्त होती है। 3 जुमले आपने बोले, वो समझ जाता है कि आप कितने पानी में हैं। कितने ही स्टूडेंट जो है ऑर्डिनरी हो, एवरेज हो, टीचर का सबसे अच्छा जज जो है वो स्टूडेंट, उसकी समझ में फौरन आ जाता है कि आप कितने पानी में हैं। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें, वेयर आर यू, हु आर यू स्पीकिंग और राइटिंग। और तीसरी बात जो वो भी उतनी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि व्हाई आर यू कम्युनिकेटिंग, पर्पस क्या है, आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, क्या चाहिए। कभी आपको रिक्वेस्ट करनी होती है, कभी आपको ऑर्डर देना होता है, कभी आपको एग्रीमेंट करना होता है, कभी आपको गुस्सा अपना प्रकट करना होता है, वो भी नेचुरल है। कोई बात बुरी लगी तो यू हैव टू कन्वे दैट, कम्युनिकेट दैट। तो व्हाई आर यू सेइंग और राइटिंग समथिंग, वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे एक बात मैं और कह दूं, ये वेयर, हु, व्हाई तो इम्पोर्टेंट है। चौथा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और नोट कर लीजिए। आप देख रहे हैं मेरे ग्रे हेयर, टीचिंग का एक्सपीरियंस इंडिया का, इंग्लैंड का, उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि अच्छा टीचर वो है जो क्लियर हो, माइंड में जिसके क्लैरिटी हो, जिसको पता हो क्या कहना है, कितना कहना है, कैसे कहना है, और किस लेवल पे कहना है। अब 10th क्लास के स्टूडेंट को जैसे आपका बच्चा पढ़ता है, वो पीजी लेवल पर वो नहीं चलेगा। पीजी लेवल का अगर आप डिस्कशन शुरू कर दें 9th क्लास के बच्चे बच्चियों से, उनके लिए वो सूटेबल। देखिए, स्टूडेंट जो है कस्टमर्स हैं। कौन सा शॉपकीपर फलता फूलता है जो कस्टमर की नीड को समझता है। अभी डॉक्टर सरिता पहुंची, 2 जुमले कहे और उसने उनके मतलब की साड़ियां निकाल के रख दी। उनका दिल नहीं भी चाह रहा है तब भी 2-4 सामान ले ही लेंगे। क्यों? उसका कम्युनिकेशन ऐसा है, वो आपके माइंड को ऐसी माइंड रीडिंग उसने की कि आपको बिल्कुल जाल में फंसा दिया। ये आप कहेंगे कैश नहीं है, अरे फिर आ जाएगा, कार्ड भी नहीं चाहिए। अब मैडम आप तो आती रहती हैं, आपको तो मैं जानता हूँ, आपके पति तो फला है, बैंक मैनेजर है, आपको सोना है, ऐसा कभी भी आ जाएगा। तो ये वो तो खैर एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गई मार्केटिंग की, उसमें तो खैर पैसा बटोरने का एक वो होता है, पर्पज होता है। लेकिन टीचर के लिए भी
ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है कि क्लैरिटी ऑफ माइंड। सब्जेक्ट नॉलेज तो देखिए, सब्जेक्ट नॉलेज तो सभी को हो, आप सभी जो है मास्टर्स हैं, पीएचडी हैं, आपने इतने साल बिताए हैं डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी में, तो आपको नॉलेज लेवल तो आपका हाई। असल बात यह है कि इसके परोसने का ढंग क्या है। देखिए, खाना कितना ही उम्दा क्यों ना हो, भोजन परोसते कैसे हैं आप। ये प्लेटी गंदी है, मेज पे कोई चीज गिरी हुई है, और बेहतरीन मटर पनीर है, वो मटर पनीर पे तो आदमी की नजर बाद में जाएगी, मेज पे गंदगी देख के उसका दिल ही नहीं चाहेगा खाने का। तो ये कम्युनिकेशन जो है, ये है परोसने का ढंग। जैसे आप परोसती हैं, घर में जो दाखिल होता है आपके अतिथि, तो पहले देखता है कि घर साफ सुथरा है कि नहीं। अब उसमें सोफा 1 लाख रुपए का पड़ा हुआ है कि 20,000 का, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये कि वो साफ सुथरा है, देखने में कलर उसका अच्छा है, वेलकमिंग मुस्कुराहट से आप उसको वेलकम कर रही हैं। तो ये जो होता है, मैनर्स जो होते हैं दूसरे का दिल जीतने वाले, ये टीचर में होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर स्टूडेंट को 100 में से 110 नंबर दे दें, ये तो चीटिंग है, ये तो एजुकेशन के साथ अनर्थ है। लेकिन स्टूडेंट जो है, ही और शी शुड फील हैप्पी, कॉन्फिडेंट। डॉक्टर प्रवेश, समझ में आ रही है बात? जी सर, आवाज आ रही है आपकी, आपकी आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है तो बहुत अच्छी सर बात सर है बिल्कुल जी। सर। गुड इवनिंग सर। परवेश जी, जो प्रवेश करे आपके यहाँ, वो उसका दिल जो है बिल्कुल वो हो जाए, रोम रोम से वो प्रसन्न हो जाए, ये कमाल होना चाहिए। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। फरमाइए। सर ये सर ये डॉक्टर प्रवेश कुमार जी मेरे हस्बैंड है सर। अच्छा जी सर मैंने कहा आज ये रहस्य खोल दूं। ये सर इस समय हर जगह पोस्टिंग है सर की। चलिए, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, और थैंक यू सर, आप थैंक लोग यू। दोनों 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 खुश रहें। जी सर, मैरिज बहुत का देखिए धन्यवाद मामला सर। ये है, खुश रहिए और खुश सर बिल्कुल बिल्कुल। रखिए जी। जी सर, खूब जी खूब सर। खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए, और अपने पार्टनर को खुश रखिए। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। मैरिज का सीक्रेट है, अगर ये जी कर जी लिया बिल्कुल। आपने तो जिंदगी बड़ी उम्दा गुजर जाएगी जी। क्या करते हैं डॉक्टर प्रवेश जी? सर ये गवर्नमेंट, सॉरी पहले तो ये सर महाराणा प्रताप गवर्नमेंट कॉलेज में सर बीए डिपार्टमेंट में एचओडी हैं सर, हरदोई में सर अच्छा, पोस्टिंग है। जी सर। एचओडी है। जी तो सर। देखिए, अगर सर ये सर 24 घंटे वो एचओडी हेलो रहे हेलो, तो सॉरी मैं सर, ये सॉरी सर, जी, मैं कह रहा था सॉरी डॉक्टर सर। प्रवीण सर जो है हाँ एचओडी सर, मैं है। कहना चाहता हूँ जी सर, मैंने 2012 में ओरिएंटेशन आपके ही संरक्षण में किया है सर। सर आपकी जो वेरी ज्ञान की धारा गुड। है ना, वो बिल्कुल मंद मंद मुस्कान की तरह ऐसे बहती है सर। आप प्रेरणा स्रोत है हमारे सर। और मैंने रिफ्रेशर भी वहीं अरे, से किया है, ऑफलाइन सर। अच्छा, आप शायरी भी करते और सर हैं तो शायरी कहीं कहीं और कीजिएगा जी। ये शायरी, ये जो है लेटेस्ट। लेकिन बात जो मैं कह रहा था वो एचओडी है, बहुत सर भगवान का आप पर वो है। लेकिन 24 घंटे अगर आप सर एचओडी रहेंगे तो ना कोई घर परिवार वाला सुखी रहेगा, ना आपके दोस्त सुखी रहेंगे। उनसे ह्यूमन बीइंग जैसा मौका जी जी। हो, उनसे उनके उनके दुख दर्द में शरीक। तो प्लीज कम्युनिकेशन में ये 3 बातों का ध्यान रखें। वेयर आर यू, हु आर यू कम्युनिकेटिंग विद। तीसरी बात,
वाई वाई जितना क्लियर होगा, फंडा है जो आज की नौजवान कहते हैं फंडा, तो ये फंडा है। वाई पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और जैसी जरूरत उतनी ही बात। और देखिए अगर आप में ये आ गया, डॉक्टर प्रवेश एचओडी है, अगर इनके अंदर ये टेक्निक है, इनको ये पता है किससे क्या काम लेना है, कितनी बात कहनी है, he will be a highly successful person। अगर इनको यही नहीं पता है तो he will never have respect or confidence of his subordinates। बिल्कुल बेसिक लीडरशिप का रूल है, you should enjoy their confidence, their respect। और वो कैसे आती है, जब उनको ये पता हो कि सामने वाला जो है he knows business, he knows what he wants, when I say he, it means she also, what he or she wants। तो ये अगर अप्रोच है तो कम्युनिकेशन विल बी हाईली सक्सेसफुल। कम्युनिकेशन में प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि सामने वाले को थोड़ा ध्यान पूर्वक देखें, कौन है, क्या चाहता है, उसका लेवल क्या है, सोशल लेवल क्या है, और उसी के अनुसार उससे बात करें। अगर ये आपने सीख लिया, यू हैव वन द बैटल। आधी विक्ट्री तो आपकी ऐसी ही हो जाएगी। इफ यू अंडरस्टैंड योर सराउंडिंग्स एंड द पर्सन यू आर टॉकिंग। तो एकेडमिक लीडर के लिए पहली क्वालिटी ये थी कम्युनिकेशन। अब मैं दूसरे गुण की बात करूंगा। दूसरा गुण जो एकेडमिक लीडर में होना चाहिए, नोट कर लें, वो इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है कि आप में एम्पैथी होना चाहिए। डॉक्टर सरिता ध्यान से सुनिए, वो कहते हैं कि आप में एम्पैथी होना चाहिए, EMPATHY। इंग्लिश भाषा में पैथी, पैथोस ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है फीलिंग। अनफॉर्चुनेटली आपका दोस्त है, उसके मदर की डेथ हो गई। ही सैड, you because he's your friend, you are also sad, same feeling, so it is called as sympathy। Similar, pathy, feelings, sympathy। आप कॉलेज आए और बाइक आपने कार पार्क में खड़ी की, 5 घंटे पढ़ाने के बाद निकले आप, देखा बाइक का किसी ने हवा निकाली, सीट फाड़ दी, हेडलाइट तोड़ दी, हर तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं। यू फील एंग्री, डिसलाइक, इसको कहते हैं एंटीपैथी। एंटी अपोजिट, निगेटिव। यू हैव एंटीपैथी फॉर एंटी सोशल एलिमेंट्स, यू हैव एंटीपैथी फॉर हुलीगन्स, जो इस तरह का हरकतें करते हैं, खुराफात, उनको हुलीगन कहते हैं, HOOLIG। तो मैंने आपको बताया सिंपैथी, एंटीपैथी। अब ये तीसरा वर्ड है एम्पैथी। ये क्या होगा? एजुकेशन मिनिस्ट्री, यूजीसी ये क्यों चाहती है कि आपके अंदर एम्पैथी? इसको मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा।
प्लीज ध्यान से सुन। 1910 मोहनदास करमचंद गांधी जी, महात्मा गांधी के फादर ऑफ द नेशन, यंग मैन, इंग्लैंड से अभी वो लॉ की डिग्री लेके लौटे। उनके एक जानने वाले साथी गुजराती थे, वो बिजनेसमैन थे साउथ अफ्रीका में। उन्होंने कहा कि ये यंग मैन है गांधी और ये इंग्लैंड से अभी डिग्री लेके आया है, ये मेरा केस लड़ेगा तो मैं शायद जीत जाऊं। उन्होंने गांधी जी को साउथ अफ्रीका बुलाया। ध्यान से सुनिए, गांधी जी पहुंचे साउथ अफ्रीका, क्या देखते हैं, इस देश में 99% लोग काले हैं, 1% गोरे हैं और वो उन पर रूल करते हैं। राजा वही है और ये बेचारे काले जो है 99% ये प्रजा है। और कैसी प्रजा है? पार्क में लिखा हुआ है, पार्क में सीट पड़ी हुई है बैठने के लिए, उस पे लिखा है ब्लैक्स नॉट अलाउड। गांधी जी ट्रेन पे बैठे, डिब्बे पे लिखा हुआ है ब्लैक्स नॉट अलाउड। शाम को चाय पीने मार्केट में, रेस्तोरां में गए, ईटिंग प्लेस में, उसके गेट पे लिखा है ब्लैक्स नॉट अलाउड। जानवर जैसा सीन। गांधी जी क्या है? ही इज नॉट, ध्यान से सुनिए, ही इज नॉट साउथ अफ्रीकन, ही इज नॉट ब्लैक, ही पर्सनली इज नॉट badly treated by any white person, but what he sees is against justice, is against equality, is against humanity. So he protests, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, आर्टिकल लिखा। तो समझे आप, किसी दूसरे के लिए ये भावना, मोहब्बत की भावना होना, जो आपका अपना नहीं, अपने से तो सभी मोहब्बत करते हैं, आपका अपना पेट डॉग जो है वो भी आपसे मोहब्बत करेगा, मगर जो आपका देखने में अपना नहीं है उसमें भी ये भावना है। किस वजह से? जस्टिस की वजह से, इक्वलिटी की वजह से, ह्यूमैनिटी की वजह से। उसको कहते हैं एम्पैथी। सच लव विच इज, ध्यान से सुने, सच लव विच इज सेल्फलेस। ये लव तो सेल्फिश होता है कि मैंने आपको कुछ दिया, आपने मुझे कुछ दिया, ये तो सेल्फिशनेस की बात है। लेकिन विदाउट एनी प्रॉफिट, विदाउट एनी गेन, if you are helping, supporting somebody, this is known as empathy. एक एग्जाम्पल और दूंगा मैं आपको, उदाहरण दूंगा एम्पैथी का। हमारे अलीगढ़ के जो फाउंडर थे सफीद अहमद खान, उनके ग्रैंड सन थे मसूद, वो इंग्लैंड पढ़ने गए। वहाँ उनकी दोस्ती एक इंग्लिश मैन से हुई, जो इस कोर्स में अगर इंग्लिश के कोई टीचर है वो फौरन समझ जाएंगे। उस इंग्लिश मैन का नाम था E.M. फॉस्टर, FORSTER। He was a writer, स्टोरी राइटर, नॉवेलिस्ट, दोनों में दोस्ती होनी। मसूद इंडिया वापस आए, कुछ दिन बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर हो गए। उन्होंने अपने दोस्त E.M. फॉस्टर को 1920 में इंडिया बुलाया। ये जुलाई अगस्त में E.M. फॉस्टर इंडिया।
इंडिया देख के बिल्कुल उनका हृदय जो था झूम उठा। ये जुलाई अगस्त था, कृष्णाष्टमी जन्माष्टमी चल रहा था, गोकुल बहुत इंजॉय किया। दिल्ली की जामे मस्जिद गए, चकित रह गए। ताजमहल तो खैर है ही है, अजंता एलोरा, बॉम्बे का गेटवे टू इंडिया देखा, हैदराबाद, पूरा भारत समझ देखा, बहुत पसंद आया। यहाँ के दरिया, यहाँ के पहाड़, यहाँ के पेड़ पौधे, मौसम, यहाँ के लोग। मगर एक बात ने उन्हें बड़ा परेशान किया कि ये जो उनके अपने ही साथी वाइट ब्रिटिश क्रिश्चियन इंग्लिश ऑफिसर्स हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे फौज में हो, इंडियंस के साथ बड़ा खराब सलूक कर रहे हैं। मार्च 1919 में जलियांवाला बाग अमृतसर में जनरल डायर ने गोली चलवाई और इनोसेंट हेल्पलेस thousands of Indians killed. E.M. Foster was furious, very unhappy. What is this? These Indians, they are nice people, they are human beings, and you are treating them worse than animals. You kill them, you humiliate them, you do not give them what is their due. आज़ादी नहीं दे रहे हो, इंडिपेंडेंस, कम से कम रेस्पेक्ट तो करो उनकी। वो लौट के जब लंदन गए तो उन्होंने नॉवेल लिखा और वो नॉवेल बड़ा मशहूर हुआ, उस पे फिल्म भी बनी, टीवी पे भी आया। नॉवेल का टाइटल सुनिए, नॉवेल का टाइटल है पैसेज टू इंडिया। और उस नॉवेल में उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स की, ब्रिटिश पुलिस की, ब्रिटिश आर्मी की जो जुल्म था, जो अत्याचार था, उसका भांडा हुआ। ये क्या है? ये है इम्पैथी। E.M. फॉस्टर कौन है फिर बता दूं मैं आपको। वाइट है, ब्रिटिश है, धर्म भी उसका अलग है, लेकिन जस्टिस के नाम पर, ह्यूमैनिटी के नाम पर, लव के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर ही सपोर्टेड इंडियंस। ये है इम्पैथी। अच्छा चलिए, तो इम्पैथी हो गया। आपके लिए क्यों जरूरी है एज ए टीचर? देखिए, आप किस देश में रहते हैं डॉक्टर रश्मि? हमारा देश जो है वो है मल्टी रिलीजियस, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी कल्चर, मल्टी रीजनल। आप नॉर्थ इंडिया की हैं, मुरादाबाद की हैं फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छी बात है। आपका स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट का हो सकता है, केरला का हो सकता है। उसका बोलने का तरीका, उसका कपड़े, उसका जाति, उसका धर्म, उसका कल्चर आपसे बिल्कुल डिफरेंट, नथिंग कॉमन। लेकिन सबसे कॉमन, सबसे इम्पोर्टेंट कॉमन बात क्या है? आप गुरु हैं, वो आपका शिष्य, स्टूडेंट है वो। इसमें गुरु जो है वो दक्षिणा देते वक्त ये नहीं देखता कि सामने वाला कौन है, वो ये देखता है क्या है, उसमें इच्छा है,
शिक्षा की अगर है तो गुरु बांटता है। गुरु जो होता है महात्मा समान होता है, उसको ये नहीं देखना है कि उसका चेहरा कैसा है, उसका कपड़ा कैसा है, उसकी जाति कैसी है। वो तो जो भगवान से उसको मिला है उसको बांटना जाता है, जो सामने आ रहा है उसको बांट। ये है टीचर का रोल। टीचर शुड बी टोटली जस्ट, फेयर, लेबल, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, चाहे रिलीजन का हो, चाहे लैंग्वेज का हो, चाहे रेस का हो, अब वो शेड्यूल कास्ट है कि शेड्यूल ट्राइब है कि ओबीसी है कि किस जाति उसका है, आपके लिए, डॉक्टर के लिए, टीचर के लिए सब एक समान है। ये डॉक्टर को ये नहीं देखना होता है कि ये क्या कौन सी धर्म का पालन करने वाला है या ये क्या है, कैसे कपड़े पहने हैं, उसको तो उसे ठीक करना है। तो आपके सामने जो आपका छात्र छात्रा बैठा है उसको माता पिता के समान उसको रास्ता दिखाए, उसकी हेल्प करें। हमेशा रुपए पैसे से मदद नहीं होती। देखिए टीचर तो गुरु इसी वजह से कहलाता है। या आप देखें क्लास में एक स्टूडेंट है 4 दिन से नहीं आ रहा है, एब्सेंट तो आप लगा रही है तो लीगल मामला हो गया रजिस्टर में, लेकिन माता की तरह आपको ये फिक्र होना चाहिए कि इसको क्या हुआ, लौट के आए तो क्लास में, नहीं तो क्लास के बाद जरूर पूछे कि क्या हो गया। कोई छात्र आपको दिख रही है, लड़की 16, 17, 18, 20 साल की लड़की कोई खोई रहती है, ध्यान नहीं है क्लास में, अब ये आपका कर्तव्य है कि आप क्लास के बाद फ्रेंड की तरह, बिल्कुल उसके दोस्त की तरह कंधे पे हाथ रख के पूछे और भाई सब ठीक ठाक चल रहा है, घर परिवार में क्या हो रहा है। हो सकता है कि वो सेक्सुअल हरासमेंट का की विक्टिम हो सकता है, उसका बाप ड्रंक हो सकता है माता पिता में झगड़ा हुआ हो। तो आपका काम बस वॉक टॉक और चौक नहीं है कि आप आए और चौक उठाई, खैर अब चौक तो नहीं होती, अब पीपीटी होता है, पीपीटी से किया और चल दिए छुट्टी, पहली तारीख को तनख्वाह मिल गई, हुआ। आप जो है अपने स्टूडेंट की दोस्त, इस दोस्त के लिए जो टेक्निकल वर्ड होता है उसको कहते हैं मेंटर, MENTOR, मेंटर। गाइड, एक गाइड तो पीएचडी गाइड होता है, वो तो होता ही है, लेकिन बीए में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी यू शुड बी ए गाइड, यू शुड बी ए सोर्स ऑफ help and support to your students. This is the meaning of empathy. तीसरा गुण जो इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है टीचर्स का जो आप में होना चाहिए, वो है पहला तो कम्युनिकेशन स्किल हो गया, दूसरा एम्पैथी हो गया, तीसरा जो है वो ग्रेट, GRIT, ग्रिट कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिसीजन, जो तय कर लिया उसको करके दिखाना है।
सर समझ माउंट नहीं है, एवरेस्ट थर्ड पे पॉइंट क्या बताया सर, प्लीज बता दे दोबारा, पार्डन प्लीज, थर्ड पॉइंट समझ जी नहीं। जी फरमाइए। सर जो थर्ड पॉइंट बोला है ना, बताया है भी आपने, वो मैं समझ नहीं जी पाई, तो एक बार दोबारा बता जी दीजिए। वो थर्ड पॉइंट है, उसकी स्पेलिंग नोट कर लें आप। इंग्लिश का वर्ड है ग्रेट, GRIT, ग्रेट। ओके। ग्रेट का मतलब होता है पक्का इरादा। जी जैसे हमारे आर्मी वाले हैं जी, कारगिल में -40 टेम्परेचर चल रहा है, वो डटे खड़े हुए। जैसलमेर में 50 डिग्री टेम्परेचर है, गर्मी बाड़मेर में, जैसलमेर में, और वो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हट रहे। ये जो होता है पक्का इरादा, इस मानो स्टील की तरह जमे हुए। तो ये जो नेशन बिल्डिंग का जो कर्तव्य है, जो देश को आगे बढ़ाने का, अपने स्टूडेंट को आगे बढ़ाने का, अपने इंस्टीट्यूशन को, अपने कॉलेज को, देश को, इसके लिए बिल्कुल दीवार की तरह है। इसे कहते हैं ग्रेट। ये आपसे आशा की जाती है कि आप इसको बिल्कुल फौज के जवान की तरह अपना जो कर्तव्य है उसे पूरा करें। चौथा गुण है फोकस, FOCUS, फोकस। आंख बिल्कुल जमी हुई, जैसे निशाना लगाने से पहले निशाने पे नजर होती है, बिल्कुल तैयार। ये फोकस है। आगे बढ़ना है, सक्सेस पाना है, रैंकिंग को बेहतर बनाना है, स्टूडेंट की वेलफेयर के काम करना है। जो भी आपने अपने लिए चुना है रास्ता, वो आपको बताओ और उस पर चलते ही जाना है। कठिनाइयां होंगी, आपके साथी आपके लिए हो सकता है परेशानी खड़ी करें। आपके HOD या प्रिंसिपल जो है, हो सकता है मैनेजिंग कमेटी, उनके डिसीशंस ऐसे हो जो आपको पसंद न हो, परंतु आपको अपना जो मिशन है, जो आपका पर्पस ऑफ लाइफ है, उसे पूरा करना। फिर मैं वही आर्मी जवान की बात करूंगा। उसको रास्ते में खाई भी मिलती है, पहाड़ भी मिलते हैं, ऊपर से बम्बार्डमेंट भी हो रहा है, बॉम्ब भी फट रहे हैं इधर उधर, मगर वो छोड़ के तो नहीं भागते। वो तो टटा लेते। वो पीछे हट गया तो मैं समझिए देश ही पीछे हट गया। यही टीचर का है। आपने अपना छात्र को पे छोड़ दिया, उन पे नजर नहीं रखी, आप सोचा उनको हमें उससे क्या लेना देना, हमको तो पहली तारीख को तनख्वाह मिल रही है, कोई प्रॉब्लम है प्रिंसिपल जाने।
प्रिंसिपल अकेला सब कुछ तो नहीं कर सकता, आप उसके हाथ पैर हैं, आँख कान हैं, आप साथ रहेंगे उसके बेहतर करेंगे, वरना अकेला आदमी कोई ज्यादा नहीं कर सकता। लास्ट में आखिरी बात जो है वो ये है कि आप थोड़ी इस बारे में भी चिंतित रहिए कि आपका कॉलेज उसकी रैंकिंग अच्छी आए। अब हमारे जमाने में तो बड़ा आसान था, आए क्लास पढ़ाई घर चले गए, कुछ नहीं, ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से प्रोफार्मा आ रहा है ना यूजीसी से आ रहा है। आप लोगों के लिए तो अभी मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, रोज कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दीजिए, सवाल के जवाब दीजिए। तो अपने इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट के बारे में चिंताजनक है। स्पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं है, सफाई सही नहीं है, इनडिसिप्लिन है, पंक्चुअलिटी नहीं है, बिल्डिंग को रिपेयर की जरूरत है। 10 तरह की प्रॉब्लम हो सकती है और कोई क्रिटिसाइज करने को मैनेजमेंट को या प्रिंसिपल को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व। टीचर का एटीट्यूड क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। उसके साथ अब मैं देखिए रैंकिंग की बात ही कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ? जब मैंने स्टूडेंट था या पढ़ाना शुरू किया, 15 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 10,000 15,000 डिग्री कॉलेज, कुछ लाख स्टूडेंट, कुछ लाख टीचर। अब क्या है, 400 प्लस यूनिवर्सिटी में, 40 तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, 60,000 प्लस डिग्री कॉलेजेस है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट है। 1 लाख से ज्यादा तो अमेरिका ही जाते हैं हर साल। इतना बड़ा एजुकेशन सेक्टर है जो दुनिया में चाइना के बाद और कोई, बड़े गौरव की बात है। जब अंग्रेज छोड़ के गए कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है, इसकी चिंता क्यों? जब ये रैंकिंग आती है इंटरनेशनल, सिंगापुर हमारे अलीगढ़ से भी छोटा है, आपको मुरादाबाद से भी छोटा है। सिंगापुर की यूनिवर्सिटी 50 नंबर पे है, हमारी 500 नंबर पे नहीं आती। जापान, छोटा सा कंट्री, 10 यूनिवर्सिटियां वहां फर्स्ट 200 में। हमारे तो आईआईटी भी फर्स्ट 500 में नहीं आती। क्वालिटी, क्वांटिटी का तो देखिए प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर, बट क्वालिटी इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। और आसमान से फरिश्ते तो नहीं आएंगे क्वालिटी ठीक करने के लिए, करना किसको है? हम ही आपको। सो प्लीज थिंक अबाउट quality
अबाउट गुड रैंकिंग। और देश में भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से INRF की रैंकिंग होती है, उसमें आपकी यूनिवर्सिटी, आप कॉलेज की अच्छी रैंक होगी। चलते चलते दो प्रॉब्लम्स, दो चैलेंज आपको जरूर बता दूं, मेरी ड्यूटी है। एक तो है फाइनेंशियल चैलेंज। गवर्नमेंट किसी पार्टी की हो, मुझे पार्टी से मतलब नहीं, लेकिन 5 साल में 10 साल में सुन लीजिए, समझ लीजिए, गवर्नमेंट ग्रांट बंद हो जाएगी, सेंटर से भी स्टेट से। बैंक से लोन लीजिए, सैलरी दीजिए। लोन कैसे रीपे करें? फीस बढ़ाइए। फीस कहाँ से आएगी? पेरेंट्स के पास तो पैसे ही नहीं। स्टूडेंट्स जो है वो बैंक से एजुकेशन लोन ले, जब जॉब में आ जाए लोन वापस। ये मॉडल इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में 100 साल से चल रहा है। व्हाई नॉट इन आवर कंट्री? नर्सरी में तो हम 50,000 60,000 बच्चे की फीस देते हैं, और जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आते हैं, DU में, JNU में, AMU में, तो हम कहते हैं 50 रुपए फीस हो, 100 रुपए फीस हो, 200 रुपए फीस हो। व्हाट इज दिस? हमारे यूनिवर्सिटी को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 1500 करोड़ रुपए हर साल मिलते हैं ग्रांट। BHU को 1800 करोड़। DU और बड़ी है, उसको और 25-30-100 करोड़। ये पैसा अब आने वाला नहीं। सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ फाइनेंसिंग, ये मॉडल है। लास्ट बात कह दूं, थोड़ी दुखदायक है मगर सुन लो। ये स्टूडेंट आपके पास रहते हैं 10 साल, 5 साल, 7 साल, डिग्री भी ले जाते हैं। मेजॉरिटी क्या है? अनएम्प्लॉयड नहीं है ये। इनकी प्रॉब्लम क्या है? ध्यान से सुनिएगा, ये अनएम्प्लॉयएबल है। उनका मामा भी बैठा होगा, वो भी इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा। क्यों? दो जुमले बोल नहीं सकते, दो जुमले लिख नहीं सकते, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड नहीं, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं, क्रिटिकल फैकल्टी नहीं। अब आप सोचिए, जरा ध्यान दीजिए, नीट का इम्तिहान हर साल होता है, 15 लाख प्लस यंग लड़के लड़कियां। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट्स कितनी है? 50,000। प्राइवेट में 50,000 और सीट्स हैं, मगर उसके लिए लाखों रुपया दीजिए, 70 लाख 80 लाख। चलिए वो भी इंतजाम हो गया, तो 14 लाख तो जब भी सड़क पे बाकी बच गए, वो कहाँ जाएंगे? अगले साल फिर 15 की जगह 16 लाख आ जाएंगे, अगले साल फिर 18 लाख आ जाएंगे। ये जो लैक ऑफ प्लानिंग है, या हमने ये जो सोशल, गवर्नमेंट की इसमें गलती नहीं है, हमारी आपकी गलती है। हमने MBBS को स्टेटस सिंबल बना लिया और दूसरे कामों को समझते हैं घटिया है, बेकार है, चाहे तनख्वाह भी अच्छी हो, उसको हम रेस्पेक्ट नहीं देते, एक्सेप्ट नहीं करते। क्या हो रहा है? स्टूडेंट्स में
फ्रस्ट्रेशन, स्टूडेंट में अनरेस्ट, स्टूडेंट में डिससेटिस्फैक्शन। ये हमारी प्लानिंग की भी गलती है और मैंने अभी कहा सोशल परसेप्शन की भी गलती। मैंने अभी बताया मैं इंग्लैंड में विजिटिंग प्रोफेसर रहा, बहुत साल इंग्लैंड में रहा। वहाँ सफाई वाला जो है उसका भी वही सोशल स्टेटस है जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। वो गाड़ी भी वहीं पार्क करेगा जहाँ वाइस चांसलर की गाड़ी खड़ी है। वीसी ऑफिस में आएगा, कुर्सी हटाएगा, सामने बैठेगा और मिस्टर भी नहीं कहेगा, उनका नाम जॉन है, जॉन आई एम गोइंग ऑन लीव। स्कूल टीचर की बड़ी महत्व है। हमने क्या बना रखा है, अरे साहब ये तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, दूसरी दुनिया का आदमी, और ये स्कूल टीचर। स्कूल टीचर ही तो हमारा भविष्य बनाते हैं जी। अब तो तनख्वाह कुछ बेहतर हो गई, वरना तनख्वाहें भी बहुत खराब। कोई उनकी इज्जत नहीं, कोई स्टेटस नहीं। ये किसने किया? हम ही आप करते भेदभाव। प्राइवेट स्कूल वालों का बस नहीं चले कि 500 रुपए दे के उससे 18 घंटे पढ़वाएं। जितने प्राइवेट ये जो दुकानें खुल गई, ये सब कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। और इससे प्रॉब्लम हो रही, एज आई सेड, सोशल अनरेस्ट, फ्रस्ट्रेशन, डिस्कॉर्ड, डिसकंटेंटमेंट। तो ये सरकार से ये मत समझिए कि सरकार सब कुछ है। कोई भी सरकार हो, कितनी अच्छी क्यों ना हो, वो हर जगह हर चीज नहीं कर सकती। तो हमें आपको करने का काम। आप देखिए लेडीज बैठी हैं, आज से 50 साल पहले अनथिंकेबल था ये लेडीज पब्लिक लाइफ में ऐसा पार्टिसिपेट कर। हमने आपने सोच लिया, तय कर लिया कि लेडीज को उनका हिस्सा मिलना चाहिए। अभी भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन 50 साल पहले से कंडीशन बहुत बेहतर है। तो अपनी मदद तो खुद करनी है। सरकार तो आती है जाती है, ये आपका इंस्टीट्यूशन तो रहेगा। आपका जो रोल है वो रहेगा, और आपका रोल, लास्ट में कह दूं मैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। एकेडमिक लीडर का, देश का भविष्य आपके हाथ में है। नेशन बिल्डिंग आप ही कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप एकेडमिक लीडर का काम बहुत अच्छी तरह से करें। आपको इसमें कामयाबी मिले और तभी देश हमारा आगे बढ़ सकता है। बिकम ए सुपर पावर विद योर cooperation, with your help and your support. Now only 2 or 3 minutes are there. If any question, please let me know. Anything which is not clear. And thank you for your messages. All the time you have been sending messages. I feel overwhelmed and I don't deserve that. Okay. चले, कैसे हैं इकबाल यूसुफ साहब? थैंक यू सर। शायरी करते हैं नहीं?
इकबाल साहब दो सर, साइड अपना माइक म्यूट है। जी इकबाल म्यूट है आप। क्या सब्जेक्ट है इकबाल यूसुफ साहब? आप अभी अनम्यूट नहीं हुए इकबाल साहब। हेलो तो शर्मा जी, शर्मा रहे मेरी जी। आवाज आ रही है? अभी ये आई। आवाज आ रही है, जी, बताएं। हाँ, कोई शेर पढ़े तो लोग शेर सुन के सर, खुश अपने घर जी, जाएं। मैं प्रवेश जी को मैं इसी मौजू पर बड़ा अच्छा लगेगा। इसी मौजू पर सर पढ़ना चाहूंगा कि गालिब का रंग मीर का लहजा मुझे भी दे, गालिब का रंग मीर का लहजा मुझे भी दे, और लफ्जों से खेलने का सलीका मुझे भी दे। गालिब का रंग मीर का लहजा मुझे भी दे, और लफ्जों से खेलने का सलीका मुझे भी दे। इनायतें हैं तेरी हर एक खास वाम पर, इनायतें हैं तेरी हर एक खास वाम पर, दरिया है तेरा नाम तो कतरा मुझे भी दे, कतरा मुझे बहुत भी दे। बढ़िया। चलिए तो कोई सर, और। आपके इस मौजू पर आपने बहुत उम्दा, मैं हमेशा आपको सुनना पसंद करता हूँ। और मैं सुनीति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर ये जो एकेडमिक लीडरशिप जो एक प्रोग्राम है कैलम, वो सर ही इसके ऑल ओवर इंडिया फाउंडर हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसकी फाउंडर एजेंसी रही है। कैलम जो नोडल के नाम से एजेंसी के तौर पर ये प्रोजेक्ट नारंगा के नाम से शुरू हुआ था, बाद में कैलम में तब्दील हुआ है ये। तो सर के लिए मैं मतलब ये बहुत सारी मतलब अचीवमेंट्स हैं, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं 2014 से उस प्रोजेक्ट में जुड़ा हूँ, और आज तक मैं लगातार जुड़ा हूँ सर के साथ में। ओके, थैंक यू वेरी मच जी। प्रवेश जी कुछ कहेंगे आप? हाँ सर, गुड जी फरमाइए, कुछ कहेंगे आप? ओके, चलिए। Okay, thank you very much for your Thank you, sir. love and affection. Dr. Lata, thank you very much. It was a great pleasure interacting with you and meeting all of you. सुखी रहें और आगे बढ़ें, खुश रहें आप लोग और तरक्की करें। थैंक यू। हेलो सर, एक शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुझे वो याद आ रहा है मिसरा। जी हेलो जी, फरमाइए। हाँ सर, मर्द में सुखन नगुफ्ता बाशत ऐबो हुनर असला हुफ्ता बाशत। ये पर्शियन का मिसरा इन्होंने पढ़ा, और वो जो भी मैं बात कह रहा था कम्युनिकेशन स्किल्स का, वही है कि a man's real worth comes into picture only when he starts talking. वरना तो जब तक आदमी ये बात सामने नहीं आती, कुछ नहीं कह सकते आप कि उसका कोई इसके पास हुनर है या नहीं है। तो बिल्कुल सर जी। सर मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी। गुड इवनिंग सर। फरमाइए मीना। सर मैं एक फोर्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर भी फोर्स में थे, मेरे हस्बैंड भी फोर्स में है। तो जो आपने बात कहा था कम्युनिकेशन स्किल और अलग अलग जगह के बच्चे, वो हम एक साथ देखते हैं। हमारा खुद का स्कूल होता है फोर्स का। तो ये बहुत कभी कभी हम शब्दों को नहीं समझ पाते, लेकिन साइन लैंग्वेज को समझ जाते हैं। कम्युनिकेशन में एड ऑन हो जाती है साइन, क्योंकि जो साउथ के बच्चे हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, वो प्रॉपर इंग्लिश तो अच्छा बोल लेते, बट दे हैव नॉट डिफाइन नहीं कर पाते कभी। तो उनका जो साइन स्किल्स होता है, समझ में आती है सारी बातें। बस डिपेंड टीचर पे करता है कि वो उसी तरीके से परसीव करे जैसा बच्चा बताना चाहता है। और मैं खुद भी अलग अलग स्टेट में रही हूँ,